हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। इस क्रूशल लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिरी 60-65 डेज़ के लिए आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 4-5 डेज़ मैं मानता हूँ आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वी आर टॉकिंग इन 60 डेज़ टर्म्स। क्यों? ये गेम ऑफ टेम्परामेंट बन गया है गेम ऑफ नॉलेज से ज़्यादा। नॉलेज का तो अब इस बार रोल है ऑब्वियसली, लेकिन उतना रोल नहीं है। तो वन अटेम्प्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों को कंट्रोल में रखो, पहली चीज़ यही है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ, जो मैंने लास्ट 1 ईयर में लर्न की है, दैट इज़ टाइम ब्लॉकिंग। आप अब टू डू लिस्ट करना छोड़ दो कि मैं एक दिन में ये काम करूँगा, एक दिन में ये काम करूँगा। दुनिया के जो सबसे बिजी इंसान हैं, एलोन मस्क, टेस्ला से लेके स्पेस एक्स, हर कंपनी के मालिक हैं, 6 कंपनीज़ हैं उनकी, स्टीव जॉब्स, ये सब टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग पर हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ समझो, आप टू डू लिस्ट मतलब एक टारगेट ऐसे नहीं दोगे कि मुझे एक दिन में पूरा पॉलिटी पढ़नी है। आप बिल्कुल टाइम दो, 2 घंटे में ये काम करूँगा, 2 घंटे ये काम करूँगा, 2 घंटे ये काम करूँगा। इनफैक्ट आपके टाइम ब्लॉकिंग में लंच से लेके ये सब चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, तो ये आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सीखो। क्या प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। 60 डेज़ का टाइम है, अभी आपने पहले से तैयारी की है नहीं की है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको फ़िल्टर आउट करना सीखना पड़ेगा सिविल्स के लिए। आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यूपीएससी इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप छोड़ना सीख गए कि क्या चीज़ें छोड़ देनी है, तो ही 60 डेज़ में सिलेक्शन पॉसिबल है। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। नहीं तो फिर आप तंग हो जाओगे। इस टाइम में क्या नहीं करना है? पहली चीज़ तो जो भी है ऑनलाइन फोरम टाइप चीज़ें हैं जहाँ डिस्कशन हो रहा है कि एग्ज़ाम अभी और पोस्टपोन होगा, कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, इन सबको छोड़ दो। पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, कट ऑफ जितनी होगी आपको उसके लिए फ़ाइट करना है। एग्ज़ाम इजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, एग्ज़ाम टफ आएगा तो कट ऑफ घट जाएगी। ठीक है, 2 महीने की पढ़ाई से अगर इतनी ही कट ऑफ पे फ़र्क पड़ रहा होता तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट्स दे लेते हैं, तो फिर तो उनका क्या ही कहना। तो टेस्ट सीरीज़ या पीटी टाइप मटेरियल से थोड़ा बचो, इनकी ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेली आंसर राइटिंग का टाइम अब ख़त्म हो चुका है अगर आप कर रहे हो तो, या मेंस टेस्ट सीरीज़ का टाइम। लगातार ऑप्शनल पढ़ना भी अब आप धीरे धीरे कम करो, जितने जल्दी इसको बंद कर दो आप कर सकते हो, लेकिन आप नेक्स्ट 20-25 डेज़ पढ़ सकते हो ऑप्शनल। न्यूज़पेपर्स को आप बाइंड अप करके रख सकते हो, हालांकि अगर चाहो तो पढ़ के फेंक सकते हो। इसके अलावा जो करना है आपको, टेस्ट सीरीज़ करो ना करो बट दैट इज़ फाइन, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से प्री मेंस दोनों में पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये देखना है हमेशा। आइडलिज़म, अगर मैं कहूँ तो आइडलिज़म तो 5 से 6 साल की तैयारी होती है, आप उसमें सब कुछ चीज़ करते हो, बट रियलिज़म आपके पास 1 ईयर है, उसमें भी आपके पास 60 डेज़ हैं, 2 महीने हैं। तो आइडलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनानी। आइडलिस्टिक अप्रोच तो ये होती है कि आप हिंदू भी पढ़ो, ये भी करो, वो भी करो, कुरुक्षेत्र योजना सब कुछ पढ़ते रहो। वेटेज ऑफ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई परफेक्ट ब्रेकअप नहीं होता, ओवरलैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स पाई जाती है। तो कुछ डेली बेस्ड कोचिंग्स के ये कंपाइलेशन है, तो इसमें आप एक आइडिया लगा लेना कि किसका कितना वेटेज है। करंट अफेयर्स का इतना ही वेटेज होता है, इससे ज़्यादा वेटेज नहीं होता। और इसमें भी अगर मैं कहूँ, करंट अफेयर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 इज़ करंट अफेयर्स, 1 इज़ कंटेम्प्रेरी। ठीक है, जैसे अभी नेशनल पार्क पूछ लिया तो दैट इज़ नॉट करंट अफेयर्स। अभी आपसे बायोम पर क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज़ नॉट करंट अफेयर्स। वो ऐसे इशू हैं जो लगातार न्यूज़ में चलते हैं। करंट अफेयर्स वही, जैसे इस साल कोई मधुमक्खी न्यूज़ में आ गई तो सिर्फ वो इसी साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसे 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा होते नहीं हैं। करंट अफेयर 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, आपको चाहिए तो मैं लिंक में ऐसे इश्यूज़ की एक वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन टॉपिक्स को फॉलो कर लेना। बाकी आप देखो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टॉपिक को कितना पढ़ो। साइंस एंड टेक में क्वेश्चन कम है, बट ये आपका गेम चेंजर हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। कभी अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ दोगे ना तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, तो ये कभी मत करना। ये 2017 में पॉलिटी लोगों को फेल करा गई थी, तो ये हमेशा याद रखना कि वेटेज ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो। ठीक है, पेपर 2 के लिए स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं। पहले पेपर 2 में काफ़ी लोग परेशान होते हैं, क्या करें। देखो, इसको आप छोड़ तो मत दो, चाहे आप कैट टॉपर भी हो। मैंने IITians को फेल होते हुए देखा है, जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है उनको भी इसमें फेल होते हुए देखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। यूपीएससी ने 2013 से लेकर 19 तक आपको बहुत से क्वेश्चंस दे दिए। 2 to 5 आप सॉल्व कर सकते हो आपके कंफर्ट लेवल पे। जो भी फॉर्मूले हैं वो नोट कर लो, और बिलीव मी, इससे लगभग आपका इतना पेपर रिपीट हो जाएगा कि आप इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे। 40-50 क्वेश्चंस आप कर लो और सिलेक्शन गारंटीड है। ठीक है, मतलब CSET में एटलीस्ट। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो, रीजनिंग से स्टार्ट करो, इंग्लिश से मत स्टार्ट करना, चाहे भले ही आप इंग्लिश के लिटरेचर एक्सपर्ट हों।
किसी क्वेश्चन को ईगो पे लेके मत बैठ जाना, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर लंका लग जाएगी। पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। कोचिंग करंट अफेयर्स टारगेट दो 1 आवर डेली, नहीं तो दिस इज़ नेवर एंडिंग। कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो जो अब तक आपने फॉलो किया। आई एम नॉट टेलिंग आप सिनॉप्सिस फॉलो करो, विजन फॉलो करो, एनीथिंग यू कैन फॉलो एनी मटेरियल जो आपके लिए अच्छा हो, जो सूट करता हो। 8 से 10 महीने का टारगेट रखो और अल्टीमेटली रिवीजन टारगेट शुड बी 12 आवर्स टारगेट। इतने रिवीजन करो कि 1 मंथ का करंट अफेयर्स आपका घट के 1 आवर तक आ जाए प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट, और ये आ जाता है अगर आप मल्टीपल रिवीजन करो तो, ठीक है। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स विल बी नेवर एंडिंग, तो ये आप याद रखना। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। रमेश सिंह से बचो, ये टाइम नहीं है, ये रमेश सिंह की बुक का ज़माना गया। संजीव वर्मा, इनकी बुक काफ़ी अच्छी है, बट ठीक है, अभी भी मृणाल पटेल, अगर आपके पास टाइम है या आपने उनको फॉलो किया है तो आप मृणाल पटेल को फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे की समरी बहुत सी कोचिंग्स निकालती हैं, आप वो समरी पढ़ लो, और कोचिंग के जो करंट अफेयर्स के मंथली मॉड्यूल हैं, इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें करंट बेस्ड आती हैं, तो आपको वो पढ़ना है। मैं इन 2 चीज़ों का आपको रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट इन 3 चीज़ों का रिप्लेसमेंट टाइप बता सकता हूँ। वो रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट इज़ दिस वन कि आप 8 से 10 पेजेस के नोट्स इन टॉपिक्स के बनाओ। मॉनेटरी पॉलिसी आपको डेफिनेशंस बनानी है, ये नोट्स आपको चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री हैं, ठीक है। कंपोनेंट और डेफिनेशन देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में CRR SLR ये कैसे काम करते हैं, किसी आपने रेट को बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, लाइक दैट, ठीक है। बजट से रिलेटेड कंपोनेंट और डेफिनेशन पढ़ो, BOP से रिलेटेड कंपोनेंट डेफिनेशन पढ़ो, नेशनल इनकम का जो NCERT का चार्ट है वो पढ़ो, GDP इन्फ्लेशन पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे की 15 से 20 टर्म्स एवरी ईयर आती हैं, जयंत सर ने इसको कवर कर दिया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। कुछ इंडेक्स आते हैं जो कौन क्या रिलीज़ करता है, ऐसे CSO WPI CPI ये सब रिलीज़ करता है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जैसे जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, मल्टीलेटरल बैंक हुए, WTO ट्रेड, तो ये पूरी लिस्ट आपको एक बार तैयार कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टर्म्स इन करंट अफेयर्स हैं उतना कर लोगे, ये सफिशिएंट हो जाता है। इकोनॉमी पॉलिटी के लिए अगर हम बात करें तो एक ही बुक है, अगर आप यही ख़त्म कर लो तो लक्ष्मीकांत। NCERTs पढ़ो, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन के लिए, हार्डली आप इसको NCERT पढ़नी है, 6 to 10 आवर्स का टाइम देके डेफिनेशन नोट कर लो। और अगर आपको वेग टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी से बचना है तो लक्ष्मीकांत की ही ये बुक आती है, इंडियन पॉलिटी। इनका 1500 प्लस क्वेश्चन बुक है, जिस भी चैप्टर में आपको इशू हो सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लो, 1500 क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना। इसके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसके लिए मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, 1 घंटे में अराउंड 25 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का लेक्चर है, उसको आप कवर कर सकते हो, तो आपकी लक्ष्मीकांत बुक की जो हो जाएगी वो कंटेंट हो जाएगा आधा। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी और मैप्स की। ज्योग्राफी के लिए आप सेल्फ स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर है, मृणाल पटेल के लेक्चर राजस्थानी मैम ने पढ़ाए हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ना, NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 पढ़ लो, या फिर सोलर सिस्टम के जो मैंने लेक्चर लिए हुए हैं वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएंगे, वो आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट NCERT से बेटर है तो आप वो फॉलो कर लो। क्लास 10th 11 जो आपको फ्रिंज टॉपिक बच जाएँ ये टॉपिक करके वो कर लेना। कन्वेंशनल रिसोर्सेज इनफैक्ट ज्योग्राफी के जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन GC लियोंग को अवॉइड करो, दिस इज़ नॉट अ गुड बुक। इनफैक्ट ऑप्शनल के लिए भी ये काफ़ी डेप्थ की बुक है। इसमें पूरा जो बुक है दैट इज़ लैंडफॉर्म बेस्ड बुक है, और आज तक UPSC ने लैंडफॉर्म से एक भी क्वेश्चन प्री में पूछा नहीं है, और आप उसमें पूरा दिमाग खा लेते हो अपना। 10 से 12 चैप्टर्स लैंडफॉर्म्स पर दिए हुए हैं, तो ये याद रखो। और ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की जो NCERT है आप उसको भी सीधे फॉलो कर सकते हो, अगर आपको मृणाल पटेल इनके लेक्चर्स आपको लेंदी लगें तो मैप्स के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लैक स्वान ये आप पढ़ सकते हो अगर आपका ऑप्शनल है या आपने पहले पढ़ी हुई है तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन की एटलस एक अच्छी है, लेकिन अभी ख़रीदने मत बैठ जाना। जो आपने जहाँ से जैसे पढ़ा है जिस भी सब्जेक्ट के लिए वैसे ही पढ़ो। सेल्फ मेड नोट्स मैप्स हैं A3 A4 पेपर पर, अगर आप बना सको तो बना लो, नहीं तो इनको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वॉल मैप्स हैं, टॉपिक वाइज मैप्स, प्रिंटेबल मैप्स, ये मैंने फ्री अपलोड किए हुए हैं, तो आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ आपको रिसोर्सेज सेक्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए तो फिर शंकर IAS बुक है। ये बुक पर्सनली आई डोंट लाइक दिस बुक, क्योंकि दिस इज़ कॉपी पेस्ट ऑफ विकीपीडिया। जैसे मैंने नितिन सिंघानिया को रिव्यू करके 1.5 स्टार दिए, शंकर IAS तो कतई कॉपी पेस्ट है, कॉपीराइट का घोर वायलेशन है, बट कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ जाती है। क्लास 12th के बायो NCERT के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एनीवेज यू कैन फॉलो निवेता मैम के लेक्चर जो कि यूट्यूब पर पूरे फ्री है। अदरवाइज शंकर IAS बुक इज़ वेरी गुड, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
ठीक है, 1 स्टार होने से मतलब नहीं है, आपको जो 100 पेजेस है उसके लिए कम से कम 350 या 400 पेजेस पढ़ा देता है, बस वो इशू है। तो अब तक आई होप कि आप 60 डेज़ में हो तो आपको ये पता होगा कि कौन से 100 पेजेस इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ जो मैम के लेक्चर्स हैं आप देख लो, अराउंड 16-17 लेक्चर्स हैं, 8 आई थिंक 8.5 आवर्स में उन्होंने ख़त्म कर दिए पूरी इन्वायरमेंट। इससे ज़्यादा और क्या करोगे, 8.5 में तो आप शंकर पढ़ भी नहीं पाओगे। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। आर्ट एंड कल्चर हुआ, 6 टाइप की हिस्ट्री है एक तो, प्री और मेंस में सबसे ज़्यादा सिलेबस है। आर्ट एंड कल्चर हुआ, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, हालांकि ये दोनों आपके एग्ज़ाम में नहीं है। तो इसको कैसे तैयार करना होता है, इसके लिए देखो बेसिक सोर्सेज तो आपके मृणाल पटेल जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर मैम ने पढ़ाई है वो फॉलो कर सकते हो। किसी कोचिंग के अगर हैंड रिटन नोट्स मिल जाए तो एंशिएंट मिडेवल के लिए बेटर है, फॉलो करो। नितिन सिंघानिया की बुक है, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इनको फॉलो करना ही है तो इनके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, कहीं इंटरनेट पर सर्च करना मिल जाएंगे। बुक में तो मतलब लिटरली अच्छी है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ये कम से कम 12 से 20 कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। तो वो जो 400-500 पेजेस की बुक्स है, इनके नोट्स हैं 60 to 70 पेजेस के, आप इनके नोट्स फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज CCRT फॉलो कर सकते हो, NCERT क्लास 11 जो भी आपको ठीक लगे वो कर लो। नितिन सिंघानिया बुक के साथ इशू ये है कि एग्ज़ाम के बाद अपडेट होती है, तो आपको ये एक इल्यूज़न आता है कि ये मैंने मतलब इस बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन CCRT से ज़्यादा आते हैं, तो CCRT को ही इन्होंने कॉपी किया, इसी को इन्होंने कॉपी किया, इसी को हम सब कॉपी करते हैं। एंशिएंट और मिडेवल के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज होता है। आपको मेनली इनके लिए आपको रटने हैं वर्ड मीनिंग, जैसे खुट का मतलब क्या होता था, वो आप एक 1 लाइनर नोट बनाओ, खुट मीनिंग ये, मुकद्दम मीनिंग ये, ठीक है, चहलगानी मीनिंग ये, नक्शा मतलब ये, मुखौटा मतलब ये। तो ये आपको इस तरह से बना लो, बन जाएंगे क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर और मिडेवल में। अगर आपने 1-2 रीडिंग की है ओल्ड NCERTs की तो दैट इज़ गुड। AL बैशम की बुक से पूछता है सेलेक्टिव लाइन, या तो आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो सिनॉप्सिस के नोट्स में आपको ये मिल जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो खैर फिलहाल स्पेक्ट्रम का कोई अभी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है नहीं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट जिसके लिए कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके लिए तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ फ्री एट यूट्यूब। साइंस एंड टेक में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, और कोई टॉपिक शायद बचा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे यहाँ synopsisis.in पर फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लस एक बात ये जो है ना, यहाँ पर आपको टेम्परामेंट अपना बनाए रखना है। ये जो कोरोना का टाइम है इसने काफ़ी लोगों को हिला दिया है अंदर तक, तो आपको ये काम नहीं करना है। चुपचाप पढ़ो बुक लेके, और ये परेशान मत हो कि अभी दूसरे क्या ही पढ़ रहे होंगे, सब वही पढ़ रहे हैं, सब उसी लक्ष्मीकांत में उलझे पड़े हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन फॉलो दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।